हम बात कर रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु से, जो जब से आए हैं तब से, जिसको कहना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन के दो की वर्ड के आसपास काम कर रहे हैं। सफाई या पैसेंजर सुविधाएं तो अपनी जगह हैं ही, अब चूंकि 3 साल होने को आ रहे हैं तो एक मध्यावधि हिसाब किताब इनसे लेना चाहिए कि प्रभु जी की रेल किस तरह से चल रही है। आपने सर हमारे लिए वक्त निकाला, द क्विंट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि रेल जिस रफ्तार पर आप चलाना चाहते थे उसकी आधी रफ्तार पर आप चला पा रहे हैं, ऐसा आपका खुद का असेसमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। जरूर है, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से चल रहे हैं। हमारे पास देश का जो सिर्फ 16% जो नेटवर्क है, सिर्फ 16%, उस पर 60% से ज़्यादा ट्रैफिक चलता है। यानी ऑफिस में काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन 5-10 आदमी काम कर रहे हैं, फिर भी ऑफिस चल रहा है, तो उसका मतलब वो उसकी कोई ताकत होनी चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क के ऊपर हम लोगों ने अत्याचार किया और इसीलिए 16% पे 60% चल रहा है। तो हमने वहीं पे डबलिंग ट्रिपलिंग करने की शुरुआत की है। वहीं पे ट्रैफिक फैसिलिटीज लगा रहे हैं, वहीं पे ब्रिजेस बन रहे हैं, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा यातायात की जो असुविधा लोगों को होती है वो दूर करने के लिए काम चल रहा है। इसीलिए हमने क्या किया कि 12,500 किलोमीटर सिर्फ 2.5 साल में हम लोगों ने डबलिंग ट्रिपलिंग सैंक्शन कर दिया। आज़ादी से लेकर आज तक, या आज़ादी से पहले भी, आज़ादी को हम 70 साल की कहते हैं, 100 साल पकड़िए, हमने 15,000 किलोमीटर डबलिंग किया था 100 साल। 2 साल में 12,500 सैंक्शन भी कर दिया, काम पे शुरुआत हो गई। इसका लाभ क्या होगा कि जो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा थी, ट्रेन डिले होती है, सेफ्टी का इश्यूज आ जाते हैं, पंक्चुअलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा ट्रेन नहीं चल सकती, इसकी सबकी वजह यह है हार्ट की जो मेन आर्टरी वहीं पे है, तो उसके ऊपर काम किया। दूसरी बात, हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हमारा सिर्फ 42% हुआ है अब तक, और पूरी मात्रा में शायद उसको एक्सीड भी करेंगे। तीसरी बात, नॉन फेयर रेवेन्यू कभी बढ़ाने की हमने कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि हम सोचते थे कोई चिंता है तो फ्रेट बढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फ्रेट तो कम कर दिया, पैसेंजर उसी स्थिति में अभी भी है, और हमने नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाया। इस साल में 10,000 करोड़ से भी ऊपर गया। हमारा टारगेट है 20-25 हज़ार करोड़ रुपया वहीं से आता शुरू हो जाएगा। 5वीं बात, हम लोगों ने ERP टेक्नोलॉजी के ऊपर बल देके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करने की शुरुआत कर दी है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का फायदा ये होगा कि पूरी की पूरी मात्रा में रेल डिजिटल बन जाएगी। पूरी रेल, आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन, ज़्यादा ट्रेन छोड़ सकते हैं, डेटा के आधार पर हमारी डिसीजन मेकिंग होगी। और ये करने के लिए जब हमारे चंद्रशेखर जी है, जो उस समय TCS के CEO थे, अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उनका अनुमान था कि 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपया रेल का सेविंग होगा या उत्पन्न बढ़ेगा। यहाँ एक सवाल पूछूं, मेरा सवाल यह है कि डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ERP वगैरह में इस्तेमाल होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि रेल एक ऐसा महकमा है जहां डिजिटाइजेशन का मतलब है दरअसल बिग डेटा को यूज करना ऑपरेशनल इफिशिएंसी के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और बेसिक अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। पैसेंजर के साथ कनेक्ट होना तो एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुपरफिशियल डिजिटल बनने की बात कर रहे हैं। सीरियस डिजिटल की दिल्ली बहुत दूर है। बिग डेटा ड्रिवन भारत की रेल को बनाना बहुत बड़ा, नया और ह्यूमंगस काम है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा और इसी पे हम लगे हुए हैं। ये जो छोटा छोटा ऊपर की बात थी वो तो हो ही जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने लॉन्च किया कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिजिटल होगी। ये सब हम कर रहे हैं। हमारे 64% करीबन टिकटिंग जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन जो बिग डेटा को लेकर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, सेफ्टी लाना, सिक्योरिटी लाना, जितने ट्रेन जाना चाहिए, स्केड्यूलिंग, ट्रेन का स्केड्यूलिंग करना, स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये काम के लिए ही ERP कर रहे हैं और ये बड़ी मात्रा में काम होगा। इसलिए हमने कहा कि 50-60,000 करोड़ का जो इसी वजह से तो आएगा और ये हमारे लिए उसके वर्ल्ड के टॉप कंपनीज को हमने बुलाया था। अभी जल्द से जल्द काम की शुरुआत भी हो जाएगी और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साथ ही में स्टेशन रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा काम था। हम लोगों ने 23 स्टेशन के लिए टेंडर निकाल दिए हैं। सूरत, आनंद विहार, बिजवासन ऐसे स्टेशन चले जाएंगे और सबसे पहले देश के इतिहास में पहली बार भोपाल में हबीबगंज जो स्टेशन है वो हम लोगों ने निजी जो वो स्टेशन डेवलप करेगा उसको ऑपरेट करने के लिए हैंड ओवर कर दिया। यानी पहली बार ये देश में हुआ है कि आज ये हबीबगंज स्टेशन प्राइवेट कंपनी चलाएगी। वो चलाएगी नहीं,
वो पहला जो ऑपरेट करने के लिए जो उसका जो स्टेशन का पड़ा है, ट्रेन तो हम ही चलाएंगे, हाँ। लेकिन जो स्टेशन का जो कौन सा काम उनको दिया है? वो अभी रीडेवलप करेंगे, ऑपरेट ही करेंगे। ऐसे इस तरह का मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म को उसको लगाना, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर का काम, बिल्डिंग जो है टर्मिनल बनेगा, जैसे एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है वो टर्मिनल बनाएंगे, तो उसके लिए उसको हैंड ओवर कर दिया हम लोग, काम चालू करिए। तो ये ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही में सूरत में टेंडर खुल भी गया तो वो अवार्ड हो जाएगा। गांधीनगर में 9 जनवरी को इस साल के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया 300 रूम का 7 स्टार होटल, ऊपर 7 स्टार मैं नहीं कहता हूँ, 5 स्टार के ऊपर एक होटल हमारे ट्रेन के ऊपर आ जाएगा, स्टेशन के ऊपर। यानी ये भी एक नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए काम हो रहा है। तो ये सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की है। रेगुलेटर, बहुत साल से लोग रेगुलेटर की बात करते, तो रेगुलेटर में लोग क्या बात करते, फेयर तय करने का काम करेगा। मैंने कहा इतनी सीमित मात्रा में इनको नहीं देखना चाहिए, तो हमने उसमें 3 बिंदु जोड़े हैं जो कभी किसी एक्सपर्ट कंपनी ने इससे पहले नहीं कहे थे। एक तो एफिशिएंसी के पैरामीटर्स, ये रेल डेवलपमेंट ऑथोरिटी, रेगुलेटर नहीं है अभी, ये रेल डेवलपमेंट ऑथोरिटी डेवलप करेगी, रेल को रेगुलेट करेगी लेकिन डेवलप करेगी, एफिशिएंसी पैरामीटर तय करेगी। नहीं तो हमने क्या, कॉस्ट कुछ भी हम बना देंगे, कॉस्ट के ऊपर हमको फेयर और फ्रेट लगाना है तो रेलवे और भी डब्बे में जाएगी। तो ये एफिशिएंसी पैरामीटर तय करेगी, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी पैरामीटर तय करेगी। दूसरी बात, प्राइवेट पार्टी को यदि रेलवे में आना है तो रेलवे एक तो मोनोपोली है और गवर्नमेंट ओन मोनोपोली है, तो ये डबल वहमी है। तो उसके लिए उनसे लोगों को एक विश्वास प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने उसमें निजी क्षेत्र को आने के लिए भी ये रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी, ये भी किया। अकाउंटिंग रिफॉर्म, जो लोग पहले बात करते अकाउंटिंग रिफॉर्म, तो हमने अकाउंटिंग रिफॉर्म क्या बात होती थी कि सिंगल एंट्री का डबल एंट्री करिए, कैश का एक्रूअल कीजिए। हमने कहा नहीं, हमने कोई ऐसे आइडियाज सिर्फ लेकर इंप्लीमेंट नहीं करे, तो उसका हमने वैल्यू एडिशन किया है। तो हमने सबसे पहले किया कि आउटकम ओरिएंटेड बजटिंग और अकाउंटिंग होना चाहिए। तो बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्टिंग, इसको सबको इंटीग्रेट करके बजट से लेके एक्सपेंडिचर से लेकर आउटपुट से लेकर आउटकम तक हम सबको इंटीग्रेट करें। जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा और ये थोड़ा आपको प्रोवोक करने के लिए है। हमको ये लगा था कि मोदी जी का विजन और उनका जो पैशन है रेलवे को लेके और आपका एग्जीक्यूशन, आप जो कह रहे हैं कि अब हम टेंडर लेके आ रहे हैं या प्राइवेट पार्टियों का प्ले बढ़ेगा या उनका भरोसा जीतने की बात है या कई टेंडर देने के स्टेज पर आप आ गए हैं, मुझे लग रहा है आप सबसे लेट इसी जगह हैं। 3 साल में आप तो इतने जबरदस्त हार्ड एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़े करके दिखा सकते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बोलिए या प्राइवेट लोगों के साथ ऑपरेट कराने का बोलिए। मुझे लगता है कि आप बहुत स्लो हैं। देखिए, यदि मैं स्लो हूं तो आप जो खबरें देते हो गलत है, ऐसा मुझे कहना होगा। क्योंकि आप जो खबरें देते हैं उसमें आप ये कहते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, आप खबरें दे रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन न होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप यही कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत डाउन है, ये खबरें आप ही देते हैं। यदि आपकी खबरें सही है तो हम जो कर रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि यदि प्राइवेट सेक्टर आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको उसमें लाने के लिए जिम्मेदारी से, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, तो इसके लिए ये हम काम करें। साथ ही में आपको मैं ये तो मुझे कहूँगा मैं रिकॉर्ड टाइम में हुआ है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए रेलवे के इतिहास में कभी ट्रेंड ये नहीं। सॉरी, मैं और अपना एक क्वेश्चन इस रूप में लेके आता हूं कि इस बात में कितना वक्त लगना चाहिए। जैसे आपने हबीबगंज का एग्जांपल दिया कि हम लोग मुंबईकर हैं, कि बॉम्बे के सबर्बन रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप एक बड़ा निर्माण कर दें, किराए पर लगाएं, किसानों को सब्जी बेचने की जमीनें दें, व्यापारियों को दफ्तरों की जगह दें, अपने बाजार लगाएं, पार्किंग लॉट बनाएं, तो आप बॉम्बे का पूरा ट्रैफिक एक तरीके से खींच लेते हैं, बॉम्बे की समस्या सॉल्व करते हैं। रेलवे अपने आप को बड़े पैमाने पर मोनेटाइज करता है, लेकिन आप लोगों को यह डर है कि गरीब वाली ब्रांडिंग के चक्कर में कहीं ये प्राइवेट के साथ ज्यादा जुगलबंदी करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलेगी, इसलिए आप धीरे चल रहे हैं, आपको करना है, आप धीरे चल रहे हैं। ये भी सही है, लेकिन देखिए आप समझ लीजिए कि हमारे देश में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है, इसमें हमारी जो आज की जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, हमारा मंत्र है, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए। और देखिए एयरपोर्ट में और ये स्टेशन में अंतर ये है कि जो एयरपोर्ट बने वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड भी थे, लेकिन वो एयरपोर्ट कहाँ चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो चलेगा पटरी का अपना हाईवे, अपने रनवे के ऊपर।
यहाँ पर हम ट्रेन चल रहे हैं, बाहर पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, पूरी मात्रा में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे है कि कोई भी स्टेशन, जहां भी स्टेशन है, वो तो सबसे कंजेस्टेड एरिया शहर का है, सबसे कंजेस्टेड, तो वहां पे लोगों को शिकायत है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोकल परमिशन लेने के लिए आप देखिए, कहीं पे भी जैसे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन बना सकते, ग्रीन फील्ड है, वहीं कहीं था ही नहीं कुछ। जहां ट्रेन चलाना भी है, जहां दिन में, साल में 800 करोड़ लोग सफर करते हैं, ऐसी ट्रेन चलनी भी चाहिए। ट्रेन चलने के समय समय उनके साथ भी डेवलप होना चाहिए। एक बहुत कठिन काम है, लेकिन हमने करके दिखाया। एक अभी मैक्रो पिक्चर लेंगे, फिर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल लेंगे, लेकिन एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपने भी स्वीकार किया था और बहुत सच्चाई से बताया था कि रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्ड टर्न अराउंड हो गया और आपको फ्रेट से भी बहुत कमाई होने लग गई। हम इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको कोल का कोई डिमांड नहीं दिखता, हमको स्टील का कोई डिमांड नहीं दिखता। तो आप इन चीजों को ढोए बगैर आपका रेवेन्यू ऐसे कैसे बढ़ गया? वही तो, इसके लिए तो आपको हमको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आपको करना चाहिए कि इसके बावजूद, तो मैं तो यही सबसे कहता आया हूं कि इसके बावजूद हमने करके दिखाया कि जहां पे मेन कमोडिटी जो रेलवे की 10 कमोडिटीज है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं था, उसके बावजूद हम लोगों ने इतना ग्रोथ दिखाया। इसका मतलब हम लोगों ने मार्केटिंग किया, फ्रेट रिफॉर्म लाए जो कभी देश के इतिहास में नहीं किए गए थे, फ्रेट कम किया गया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे, डिस्काउंट दिए जा रहे, कस्टमर के लिए हम लोगों ने कस्टमर सर्विस मैनेजर अपॉइंट किया, हम लोग एग्रीगेशन ऑफ कार्गो कर रहे, नया कार्गो लाने के लिए हम लोगों ने पार्सल, जो CEP कहते हैं, कुरियर पार्सल, वो बिजनेस को हम लोगों ने हमारे पास लाया। ये हमने पहली बार, हमने इतने सभी कठिनाइयों के बावजूद, तो हम कहते हैं कि वैसे तो पिच अच्छा है, बॉलर ठीक नहीं है, तो स्कोर करने में कोई इतराज ही नहीं है। जब टर्निंग पिच है, बॉलर भी अच्छे है, 5वें दिन का खेल चल रहा है, तो पिच भी ब्रेक हो रहा है, उसके में हम लोगों ने काम करके दिखा। इसके लिए आपको हमको कॉम्प्लीमेंट ही करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसीलिए चौंके में, हम समझना चाह रहे थे कि चमत्कार जैसा हो गया ये। कुछ दर्शकों के सवाल, नीरज सर, बड़ी सैकड़ों की तादाद में दर्शक इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत पर्सनल सवाल हैं जो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ जेनरिक सवाल से, जैसे एक अक्षय बजाज ने पूछा है कि सर, राजधानी जैसी ट्रेन में भी डायनेमिक प्राइसिंग के कारण अंडर बुकिंग होती है, कई बार जो प्राइस है वो फ्लाइट से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या इस पर कोई काबू पाने का कोई तरीका है कि पैसेंजर को इतने ज्यादा पैसे ना देने पड़े? देखिए, पैसेंजर आज हमारे पास 35,000 से 40,000 करोड़ रुपया ये पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन है, तो पैसेंजर ज्यादा दे रहे कि कम दे रहे उसका नतीजा आप ही लगा सकते हैं। यदि रेलवे का 40,000 करोड़ रुपया जो अंडर रिकवरी है पैसेंजर सेगमेंट से, उसकी वजह से रेल का तो नुकसान होता है, वो होता ही है, लेकिन पैसेंजर ज्यादा दे रहे कि कम दे रहे उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एक गलतफहमी है कि रेलवे में ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। रेलवे इनफैक्ट इज द लोएस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, इन द वर्ल्ड। सुदीप शर्मा पूछ रहे हैं कि सर, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले दिनों हुए जो हादसे हुए हैं ट्रेन में, लूट की घटनाएं हुई हैं ट्रेन में, और भी तरीके से जो असुरक्षा की भावना शायद नागरिक पैसेंजर में आई है, तो सुरक्षा निश्चित करने के लिए क्या मंत्रालय करेगा, सरकार करेगी? एक तो ये भी दूसरी एक गलतफहमी है, मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा था कि आप पिछले 5 साल की तुलना करते तो एक्सीडेंट का रेट आधे से कम हो गया, जितने हादसे होते थे आधे से कम है। अभी हाल ही में जो 2-3 हादसे हुए थे उसकी वजह आप भी जानते हैं, उसके बारे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उसका तलाश कर रही है, और उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, इसके लिए मैं और उसमें कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसकी वजह क्या थी, कौन उसके पीछे था, उसके क्या हाथ थे, आपको सब जानते हैं। लेकिन उसको यदि आप छोड़ेंगे तो और भी कम हो जाएंगे हादसों की संख्या, इसलिए ये नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो रेल की सुरक्षिता को ध्यान में रखते हुए जीरो एक्सीडेंट मिशन करना चाहिए, ऐसा मेरी मनीषा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया सेफ्टी फंड के लिए रखा है, और जो ट्रैक रिन्यूअल है, नया ट्रैक लगाने के लिए, मैकेनाइजेशन करने के लिए काम की शुरुआत की है। 40,000 से ज़्यादा हमारी जो कोचिस है उसको हम पूरी मात्रा में मॉडर्नाइज कर रहे हैं। साथ ही में हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिग्नलिंग चेंज की जाए, ट्रैक में भी अच्छी तरह से वेल्डिंग में अच्छी तरह से सुधार किया जाए, एक ट्रेनिंग लोगों को अच्छी तरह से दी जाए, सेफ्टी की जो एक कल्चर रेलवे में आनी चाहिए वो कल्चर को ज़्यादा इनकलकेट किया जाए, पूरी हमारी जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस है उसको रिविजिट करके हमारे नए सिस्टम बनाए जाए, सभी के ऊपर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सही माने में ये
आजकल अभी ये तो हमारा 24/7 न्यूज़ का ज़माना है, तो पहले शायद कुछ अखबार में पढ़ के पता चलता था हादसा, लेकिन अभी तो इनफैक्ट कम होने के बावजूद भी यदि लोगों को इसका एहसास नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है सर, वो 100 सवाल का एक सवाल है कि ट्रेन जो है वो डिले होती है 12 से 20 घंटे तक कुछ ट्रैक्स पे, तो इसके लिए क्या कोई जादू की छड़ी मंत्रालय चलाएगा कि ट्रेन में 12-12, 20-20 घंटे की देरी ना हो? ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ट्रेन 12-12, 20-20 घंटे की देरी होती, कुछ होती है। गोयल ने सर ये सवाल नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये तो एक हमारे जो पंक्चुअलिटी 85% है, लेकिन ये सही है कि कुछ सेक्टर पे ट्रेन देरी से चलती है, और खास करके ये जो आपने पता है ज़्यादा डिले होता है वो तो फॉग के समय में ज़्यादा होता है, और वो फॉग के समय तो बहुत देरी होती है, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने और रिएक्शन हो गई है साल में, इसके लिए ज़्यादा भी। इसमें सर एक छोटा सा सप्लीमेंट्री मेरा है, हमारा बिहारी दोस्त है आशुतोष सिंह, अभी हम आते वक्त उससे बात कर रहे थे, वो बिहार झारखंड इलाके के हैं। उनका कहना है कि जो ट्रेनें आप 15% बता रहे हैं जो लेट होती हैं, उनमें ज़्यादा बिहार से आने वाली ट्रेनें होती हैं जो इधर बड़े शहरों में पहुंचने के लिए लेट कर दी जाती हैं, क्योंकि उनको प्रायोरिटी में नीचे कर देते हैं, दूसरी को पहले छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा बिहार के साथ कुछ खास प्रेम है लेट करने के लिए। यदि ये बात सही है तो सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बिहार के थे। आज तक सबसे ज़्यादा नेटवर्क बिहार में क्रिएट होना चाहिए था। बड़े बड़े नेता बिहार के रेल मंत्री रह चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा कहना है कि वो लोगों ने जानबूझ के ट्रेन लेट करने के लिए काम किया होगा? मुझे नहीं लगता है। उन्होंने स्टॉपेज बढ़ाए, स्टेशन बनाए। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए अभी जो आज हम जो देख रहे हो तो कितने साल के चलते हो इसका ही नतीजा है। तो यदि आज ये हो सकता है ऐसा आपका कहना है तो पहले से होता होगा ही, और ये इसके लिए वो जिम्मेदार ठहरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि वो अपने राज्य के लिए उन्होंने अच्छी काम नहीं किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो वजह ये है सही माने में जिसके लिए मैंने काम कर रहा हूँ कि 16% नेटवर्क 60% ट्रैफिक हैंडल करते हो। बिहार से गुजरने वाली ट्रेन वो 60% में आती है। बिहार यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट भी है और वहाँ से ट्रेन ज़्यादा आती है, इसके लिए वहाँ ये स्थिति आती है। तो इसलिए यदि हम वहीं पे टैकल करेंगे तो ही बुनियादी तौर पर मसला हल होगा। तो मैं आज जो काम कर रहा हूँ तो इसमें और कोई फ्रैंक होने में हमको हर्ज नहीं है कि ये इफिशियंसी का एक इशू है और वो कल्चरल इशू ज्यादा है, क्योंकि दो राज्यों में डेंसिटी तो बहुत है लेकिन वहीं पर इफिशियंसी की प्रॉब्लम है। तो बिहार यूपी के जो भी पैसेंजर हो या रेल कर्मचारी हो, बिहार यूपी के जो लोग हैं उनको मुस्तैदी बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इस राज्यों से जो ट्रेन गुजरती है वही ट्रैक सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड है, उसका यूटिलाइजेशन 150% तक पहुंच गया है। वैसे तो रेल के टेक्निकल टर्म्स में 85% से ऊपर ट्रैक का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय तो आपको रखना चाहिए ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए। अब ट्रैक मेंटेन नहीं करेंगे तो सेफ्टी के इशू कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन आज वो सेफ्टी के लिए भी, मेंटेनेंस करने के लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि 150% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यही मैंने ये फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास में हम लोगों ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। अब थोड़ा सा रुख करते हैं बुलेट ट्रेन की तरफ। उसका क्या स्टेटस है और वो डिबेट अब खत्म मान ली जाए क्या कि जब हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है तो ऐसे 1-2 5 स्टार शोकेस बना के दिखाने की कितनी बड़ी अर्जेंसी है, क्या प्रायोरिटी है? एक तो आपके दो सवाल एक दूसरे को विरोध करते हैं। एक तो आप पूछे स्टेटस क्या है, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि रेलवे ट्रेन आनी चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं तो फिर दूसरा सवाल गैर लागू होता है कि उसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन आप दूसरी तरफ पहले आते हैं कि देखिए, एक तो हम लोग 8,56,000 करोड़ रुपए रेलवे में निवेश कर रहे हैं, उसमें बुलेट ट्रेन का बजट भी नहीं है। 8,56,000 करोड़ पूरी मात्रा में आम जनता जिस ट्रेन को नेटवर्क को यूज़ करेगी इसमें लगाया जा रहा है। और इसलिए एक राजनीति के तौर पर लोग कहते हैं, और मुझे कहने के लिए खुशी है कि जब मेरे पूर्व मंत्री थे उनके समय से बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी। ये कोई नई बात हम लोगों ने नहीं की। कुछ लोग जापान जाना चाह रहे थे कि बुलेट ट्रेन कैसे देखने के लिए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, उस समय इसके लिए नहीं जा पाए थे। लेकिन बुलेट ट्रेन का यदि करना है तो दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के पहले, जब पहले प्रधानमंत्री जी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में इसकी फिजिबिलिटी करने का काम शुरू हो गया था। तो यदि ये राजनीति के तौर पर आज जिसको कहना है कि बुलेट ट्रेन की क्या है, तो मैं भी समझता हूँ बिल्कुल बुलेट ट्रेन का और दूसरे से कोई लेन देन ही नहीं है। जो नेटवर्क हमारा 8.5 लाख, यहाँ मैं राज की बात बता सकता हूँ आपके बारे में।
वो सुनामी के बाद शिनकानसेन की यात्रा करने के लिए आप भी वहां पर गए थे और जो सबसे तेज जापानी ट्रेन बनी थी उसमें आपने सफर किया था। वो मेरे सफर में वैसे आपको तो 83 में सबसे पहले मैं जापान में गया था, जब मेरी राजनीति का कोई ताल्लुकात ही नहीं था। उस समय भी मैंने इस ट्रेन से सफर किया था। लेकिन मैं समझता हूँ बुलेट ट्रेन आने से किसी भी हालत में जो आम जनता को जो सेवा दी जाती है, इससे कोई पैसा निकाल के वहां नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी मात्रा में स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। जापान उसको फाइनेंस करिए, टेक्नोलॉजी उसकी तरफ से आएगी और वो टेक्नोलॉजी जो इस देश में आएगी उसका लाभ पूरा नेटवर्क अपग्रेड होने में लगेगा। आज चाइना में 20,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, 20,000 किलोमीटर। हमारा 500 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं। 20,000 किलोमीटर जापान में है, चाइना में है, जापान में है, फ्रांस में है। फ्रांस में तो अभी स्पीड बढ़ा के 500 किलोमीटर आज बढ़ा है। टीजीवी आज भी उनके मंत्री मेरे को मिलके गए। तो ये सभी चीज वर्ल्ड में हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रेल का नेटवर्क जो आम आदमी सफर करते हैं उनको सुविधा बढ़े। इसके लिए मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, जहां से सबसे ज्यादा ये बिहार यूपी सब लोग यहीं से सफर करेंगे, उनका स्पीड हम 200 किलोमीटर तक बढ़ा रहे। उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए के प्रावधान हमने बजट में किया है। 25,000 करोड़ ये आम आदमी के लिए कर रहे। तो ये और जो 40,000 कोचिस मैंने बोला मैं रिट्रोफिट करने जा रहा हूं, जो रिट्रोफिट करने के बाद उसका एक लोगों को एक अलग से एहसास मिलेगा, ये भी तो आम आदमी के लिए ही है। सर, एक धीरज गुप्ता लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की क्या कोई योजना है और ट्रेन के अंदर उनके लिए बोगी बढ़ाने की क्या कोई योजना है, क्योंकि दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन पर काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल सही है और मैं तो मानता हूं कि ये इनह्यूमन है। यदि हम दिव्यांगों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते तो ये बहुत ही इनह्यूमन बात है। वो कैसे टॉयलेट जाएंगे, ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हमने ये तय किया कि जो नई कोचिस बनेंगे, नए स्टेशन बनेंगे, वो तो पूरी मात्रा में दिव्यांग फ्रेंडली रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आज जो ट्रेन है, आज जो कोचिस है और जो अभी मैं रिट्रोफिटिंग की बात कर रहा हूँ उसमें भी पूरी मात्रा में कोचिस बन जाएंगे। लेकिन आज जो कोचिस है उसमें भी दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का काम शुरू है। कुछ कोचिस में तो हमने ब्रेल का भी इस्तेमाल किया, तो जो लोग अंधे लोग हैं उनके लिए भी उसका लाभ मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है और ये तो ये दुख की बात है कि इसके पहले इसके ऊपर काम नहीं किया गया था। इसके ऊपर हमने काम करने की शुरुआत किया। एक ही बात है कि रेलवे का कारोबार इतना बड़ा है कि हम कुछ भी करेंगे तो उसमें पूरी मात्रा में उसका एहसास लोगों को होने के लिए समय लगता है। सर, एक सवाल और बहुत ज्यादा संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट बहुत डिलेड है, क्या इंजीनियर्स की नियुक्ति में सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? ये कुछ टेक्निकल सवाल है सर, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसको पूछ रहे हैं। देखिए, तो मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले कि पहली बार ये जो सभी एग्जामिनेशन में, रिक्रूटमेंट में बहुत धांधलियाँ होती थी। लोगों को बड़ी मात्रा में पैसा भी देना पड़ता था, लोग उनको लूटते भी थे। मैं मंत्री बनने के बाद मैंने रिक्रूटमेंट में एक आदमी को भी नहीं लगाया खुद का। दूसरी बात, पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, इसमें भी मैं कोई रुचि नहीं लेता हूँ। तीसरी बात, फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोगों ने कंडक्ट की। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बड़ी मात्रा में पारदर्शिता लाई जाए और जितने लोगों की जरूरत है वो लिए जाए। तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है अगले महीने में आने वाला भी होगा। लेकिन हम उसको पूरी मात्रा में इसके लोगों को समझाया जाए कि लोग को जो लूटे जाते थे उनकी लुटेरे लोगों को हमने रोक दिया है, पूरी मात्रा में उनका काम खत्म कर दिया है। और रेलवे में सभी चीज़ों में आज टेंडरिंग, पूरा ही टेंडरिंग है। आज हमारा पूरी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी मिलना चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमने तो अभी सप्लाई चेन को भी डिजिटलाइज कर दिया। तो ये सभी चीज़ जो हो रही है इसके पीछे एक मिशन है जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब पारदर्शिक बने, एफिशिएंसी आए। तो इसमें जो लोग थोड़े, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, दिक्कत हो रही है। जिन लोगों से, थोड़े लोगों से दिक्कत वाला संघर्ष आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। जाहिर है कि पब्लिक में आप या सरकार ज्यादा नहीं बताते, लेकिन एक संघर्ष आपका कायम है इस तरह के एलिमेंट से लड़ाई का। छोटा सा एग्जांपल अभी सामने आया, वो थोड़ा समझा दीजिए। नीर स्कैम वाले 2 लोगों पर आपने कार्रवाई करने के लिए कहा, जबकि सीवीसी ने कहा था जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वो यदि सीबीआई ने उनके ऊपर रेड की, सीबीआई ने उनके ऊपर की, तो देखिए हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि हमारी इंटेलेक्चुअली हमको क्या हो गया मुझे पता नहीं है कि हम एक्शन लेते तो बोलते हैं हमने एक्शन ले ली, हम एक्शन नहीं लेंगे तो बोलेगा आप एक्शन नहीं लेते।
तो एक आपको देश में क्या चाहिए कि ये कानून का रास्ता जो है उससे चलना चाहिए। सीबीआई एक एजेंसी इंडिपेंडेंट बनाई गई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, उनका रिपोर्ट यदि होगा तो वो रिपोर्ट पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सीवीसी ने ऐसा क्यों कहा? वो तो मैं कुछ उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जो अखबार में आपने खबर पढ़ के जो आप सुना रहे वो बात सही नहीं है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि सीबीआई ने रेड की थी, सीबीआई के उसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की थी, उसने हमको सैंक्शन मांगी थी, हमने दे दी। सर एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट ने रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है, आने वाले दिनों में शायद माल भाड़ा, किराया, ये सब रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों पर ही लागू किया जाएगा। तो अभी किस स्टेज पर है और वो कब अपनी सिफारिशें देने की हालत में होगी आरडीए, जिसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है? मैटरनिटी होम में एक औरत एडमिट करने के बाद हम पूछेंगे कि लेकिन वो नौकरी करना बच्चा कब शुरू करेगा, इस तरह का एक सवाल है। 8 दिन पहले कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया है, तो अभी जल्द से जल्द उसको हम काम में शुरू कर देंगे। एक बात और हुई थी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा सरकार के बजट से नहीं मिल पाएगा और आपने डेट के ज़रिए, दूसरे तरह की फंडिंग के ज़रिए बहुत सारे इंतजाम किए थे, शुरू में आते से ही कर लिया था। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, जिसको कहते हैं पैसा हाथ में आना और उसका प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाना? हमने 3.5 लाख करोड़ रुपया, अभी 1,31,000 करोड़ तो ये साल का है, लेकिन 3.5 लाख करोड़ रुपया आज हम लोगों ने रेलवे में काम करने के लिए सिर्फ 2.5 साल में किया है। जो सबसे पहले कुछ साल पहले हमने देखा है कि 40-50 करोड़ से ऊपर नहीं होता था। और एक जो टॉप के इन्वेस्टर्स है, अपने जो बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट यह है कि 2/3 ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रेलवेज। तो अभी आपको ये तो मेरा कहना नहीं, इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर। पहले तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज डाउन, ये सब मानते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है, पब्लिक सेक्टर इनको निवेश करना है। और यदि पब्लिक सेक्टर का निवेश ही कर रहा है, उसका मतलब पूरे इंडिया में जो निवेश हो रहा है डोमिनेंट तो पब्लिक सेक्टर है, और उसमें यदि 2/3 रेलवे का है तो आप सब समझ सकते हैं। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा स्पिन दे दूं, जो पत्रकारों का काम होता है वो ये है कि पॉलिसीज ऐसी हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हो रहा है, सरकार सोचती है कि इस देश का ग्रोथ हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट से हासिल कर लेंगे, और वो जो सरकार, पूरी सरकार को करना चाहिए, उसमें से 2/3 अभी तक जितना हुआ है वो सिर्फ रेलवे का है। तो इन अ वे हम बहुत लिमिटेड ताकत के साथ ग्रोथ के जिन नंबरों को चेज कर रहे हैं वो बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है, आपके ऊपर बहुत भारी बोझ है, आप निभा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो। या पोर्ट्स हो, पावर सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, सिविल एविएशन हो, सब में काम हो रहा है और सब में ही निवेश हो रहा है। लेकिन रेलवे का जो पहले निवेश बहुत ही कम हुआ करता था, चालाना 40,000 करोड़ से ऊपर कोई बजट बनता ही नहीं था, तो उसको हमने इतने बड़ी मात्रा में बढ़ाने के कारण ऑब्वियस है कि रेलवे का शेयर बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कम हो गया, लेकिन रेलवे इतना कम था, डाउन था, उसको हमने लाए 40,000 50,000 करोड़ से। देश में इतने बड़ी मात्रा में लोगों की जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, लोग जो चाहते हैं वो कैसे पूरा हो सकता था। और इसलिए उसमें से भी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता था, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा वो प्री डिटरमिन्ड प्रोजेक्ट है, उसमें जाता था। यानी नए प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा 12,500 किलोमीटर डबलिंग सैंक्शन किया हम लोगों ने, जो 100 साल में 15,000 किलोमीटर था। आप सोचिए, जस्ट लुक एट द प्रोपोर्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन जो 80 साल में हुआ था उसको हम 5 साल में डबल करेंगे जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने स्केल के ऊपर हम कार्य करें। और आप ये समझे, देखिए ये हमारा एक सिनिसिज्म देश में जो आया है कि जब हम कहते हैं कि अभी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी, पहली ऑर्डर कब आएगी, ये यानी हमने अभी तक केजी में भी नहीं प्रवेश किया है, तो पीएचडी कब मिलेगा? तो ये इसका थोड़ा सा एक सिनिसिज्म हमको निकाल देना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो ये जो और सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम सिस्टम, सेम प्रोसीजर, तो हमने उसमें भी सुधार किया, बड़ी मात्रा में डेलीगेशन कर दिया, पूरे के पूरे अधिकार टेंडरिंग के, एस्टिमेट के हमने जनरल मैनेजर को दे दिए। उसकी वजह से भी एक तेजी आई है। लेकिन तेजी आएगी तो उसका मतलब ये नहीं कि एक बुलक कार्ट में चलने वाला आदमी दूसरे दिन हवाई जहाज के स्पीड से काम कर पाएगा, ये थोड़ा उसमें समय लगेगा। आपके लिए एक और बड़ा चैलेंज है और आप लगातार उससे ग्रैपल करते रहे। एक वक्त में ऑपरेटिंग रेशियो 100 के ऊपर गया, लेकिन जो दूसरा एक नंबर देखना चाहिए वो ये कि हर पैसेंजर को हर किलोमीटर ढोने में आपको एक्सप्रेस वाले में तो करीबन 20 पैसे से ज़्यादा का घाटा है और पैसेंजर ट्रेन में करीबन 40 पैसे का घाटा है। ये गैप जब तक बना रहेगा तब तक तो हमेशा आप आर्थिक मुसीबत में रहेंगे।
ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये साल में हमारा जो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन ही 35,000 करोड़। आप यदि समझिए 35,000 करोड़ यदि रेलवे के पास आता था, जो रोड के पास आता है, जो एयरलाइंस के पास आता है और सबके पास आता है, तो रेलवे कितने बड़ी मुनाफे में होती है। 35,000 करोड़ रुपया आज रेलवे का इनकम जो रेलवे को मिलना चाहिए लेजिटिमेटली, यदि हमारे आज, और ये 35,000 क्यों आया कि यही साल में पे कमीशन आया, तो पे कमीशन का बर्डन ही ऑलमोस्ट उतना ही था। तो पे कमीशन का बर्डन झेलने के बाद बोनस एक्ट आया, तो बोनस एक्ट के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय रेलवे के पास है, तो बोनस एक्ट की लायबिलिटी सबसे रेलवे को झेलनी पड़ी। उसके बावजूद कि जैसे आपने ही कहा कि स्टील, सीमेंट, कोल, इसमें सब में इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि न होने के बावजूद हम लोगों ने रिजल्ट दिखाए, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट तो देखना चाहिए ना कि आज आपने मेडल हासिल किया, अच्छी बात है, लेकिन मेडल हासिल करने के समय आपको जो कठिनाइयां थी, यदि उसके बावजूद आप करते तो सिर्फ मेडल हासिल करने से जो आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद उससे मिलता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो वर्स्ट क्राइसिस जो था आपके लिए फाइनेंशियल, वर्स्ट ईयर होगा रेलवे के इतिहास में, बिल्कुल, और उसके बीच में आपने जो टर्न अराउंड किया है वो बिल्कुल सामने देखने के लिए बिल्कुल दिखता है। इसी पर अगर आखिरी सवाल पर इस पर हम एंड करें कि आने वाले दिनों में, महीनों में बहुत सारा काम करते हैं आप लोग, लेकिन एक जो होता है ना अपना एक पेट प्रोजेक्ट कि इसमें ये करके मैंने दिखाया तो मुझे मजा आएगा, वो एक दो चीजें क्या है जिसको आप पुश करते हैं, डे टू डे बेसिस पर बेचैन होते हैं और रात को 11 बजे अफसरों को फोन करते हैं? देखिए, एक तो यही एक पेट प्रोजेक्ट है कि रेलवे को ठीक करना, ये एक प्रोजेक्ट है, और उसमें मुझे कुछ लोग ऐसे पूछते भी, क्योंकि हमने कम से कम 70-80 अलग अलग बिंदुओं के ऊपर काम करने की शुरुआत की है। क्योंकि अब तक आप ऑपरेशन हार्ट का हो, लेकिन उसके लिए बीपी भी ठीक करना चाहिए, आपका शुगर, ब्लड शुगर भी कंट्रोल में होना चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी निगरानी में रखना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन हार्ट का भले हो लेकिन वो बॉडी उसको नहीं मानेगी। तो उसी मात्रा में रेलवे में जो सुधार करना है उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर एक साथ में करना होगा, नहीं तो रेलवे नहीं ठीक चलेगी। इसीलिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल खोली है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आइडिया था कि हम लोगों ने रेल विकास शिविर किया 17, 18, 19, 20 नवंबर को, और उसमें जो अलग अलग क्राउड सोर्सिंग करके जो आइडियाज़ मिले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेल के ही लोगों को लेकर हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल खोली है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन सेल का ऑपरेशन भी इस तरह से रखा है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं है, नए आइडियाज़ आए उसमें, और कोई भी नए आइडिया नहीं, उसको हमने शॉर्ट किया कि हमारी जो आज के जो, जैसे आपने पूछा, सेफ्टी है, इनकम बढ़ाना है, कॉस्ट कटिंग है, हमारी स्पीड बढ़ाना है रेलवे की ऑपरेशन की, यानी रेलवे की ट्रैक, पंक्चुअलिटी का जो इशू है, ये सभी के ऊपर काम चल रहा है। और ये मैं मानता हूँ 2020 में, जब मेरा ख्याल है 20-21 में हमारा पहला चरण पूरा होगा ये काम करने का, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में उसका लाभ दिखाई देगा। आज भी मैं कहता हूँ आपको, बहुत सारे सांसद, क्योंकि आपको मालूम है कि सांसद के ऊपर ही, विचारों के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, क्योंकि वो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, लोग उनको ही पूछेंगे। वो आके मुझे बोल रहे हैं कि आम आदमी आज उनको ये बता रहा है कि आज रेल में जो काम हो रहा है वो हमको ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये, इससे भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है। सही माने में 2020 में हमारा जो पहला चरण पूरा हो तो आपको दिखेगा। और सबसे अच्छा, क्योंकि हम आज एक 8.5 लाख करोड़ खर्चा इन्वेस्ट करेंगे, अगले 5 सालों में हम लोग तो उसको डबल करना चाहिए, यानी कम से कम 17-18 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो यदि हम करते हैं और करेंगे ऐसी उम्मीद है, तो मुझे लगता है उस समय आपको रेल अच्छी दिखेगी। चाइना की रेल, आज आप उसके बारे में अभिमान किसी को भी होना चाहिए, जापान की रेल होना चाहिए, यूरोप की रेल, कितने साल का काम करने के बाद ये हुआ है। चाइना में 78 से लेकर, यानी आज 40 साल हुए, 40 साल के बाद चाइना की आज अच्छी रेल चलने वाली हमें दिखाई दे रही है। मैंने कहता हूं हमको 40 साल रुकने की जरूरत है, हम 10 साल में करेंगे, 5 साल में पहला चरण पूरा करेंगे, लेकिन उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। हमने कितनी भी ताकत लगाकर रेल लाइन बढ़ाने का जो सिलसिला था, हमने डबल से ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले 3 किलोमीटर के आसपास होती थी, अभी इस साल में हम 10 किलोमीटर तक लाएंगे, अगले साल में 12-14 करेंगे, 20 तक भी लाएंगे। ज्वाइंट वेंचर स्टेट के साथ बन रहे, एक ज्वाइंट वेंचर भी 5-5, 10-10 किलोमीटर दिन का बनाता है, तो भी 40-50 किलोमीटर दिन के बन जाएंगे। यानी पूरी मात्रा में रेल में सुधार होगा। लेकिन वो जो सुधार है उसका आपको एहसास 2020 में पहला होगा ज़्यादा अच्छी तरह से, 2025 में और अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की जनता के लिए दी हुई बड़ी बड़ी देन होगी, कि उनकी वजह से, क्योंकि मैं आपको ये राजनीति की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है
कि जिन्होंने रेल के पीछे पूरी अपनी ताकत लगाई है, क्योंकि उनकी ये धारणा है, विश्वास है कि रेल बदले तो देश बदले। इसके लिए हमने भी कहा रेल बढ़े देश बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी का 2%, और ये वर्ल्ड बैंक के लोगों ने भी मुझे बताया कि रेल की वजह से आपका जीडीपी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। और एक आपको छोटी सी बात अभी आपको एंड करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कभी रेल को फाइनेंस नहीं किया था। वो दिन खुद उनके स्टाफ का डेलीगेशन आया, पूरा डोजियर लेके, हम रेलवे में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या, बोलता हमको रेल को फाइनेंस करना है। बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता है नहीं, हमको रेल में एक्शन दिखाई दे रहा है। मल्टीलैटरल एजेंसीज रेल को फाइनेंस नहीं कर रही थी, आज आके कह रही है। वर्ल्ड के अलग अलग पेंशन फंड ये लोग कह रहे, तो ये उनको भी एक एहसास हो रहा है कि बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए। चलिए, ये तो हम लोगों का झगड़ा चलता रहेगा कि 1 साल लेट, 2 साल लेट, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि भारत दरअसल दुनिया भर में एक्चुअली रेल अब एक नए ढंग से रिवाइव हो रही है दुनिया भर में, तो उसमें भारत दरअसल रेल की नई कहानी, जिसमें टेक्नोलॉजी के कई जनरेशंस तो आप जंप करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा काम रेल के मामले में अगले 10, 20, 30 सालों में भारत में हो रहा है। 100% मैं दावे से कहता हूँ, 100%। मैं देखिए, मैं आपको कहता हूँ, चीन में हर साल $140 बिलियन का निवेश हो रहा है, 120 से 140 बिलियन डॉलर, जो मैं 5 साल में करने की मैंने जब बात की थी तो सब मुझे पागल ठहरा रहे थे। तो आज ये लगता है क्योंकि $65 बिलियन तो हमारे 2.5 साल में हो ही गया। लेकिन जो चीन हर साल करी थी, वो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर ये बन गया, पीक भी हो गया, और हमारा बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चीन के साथ करेंगे, और दूसरे टाइम होगा चीन नीचे आएगा, हम ऊपर जाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हमें एक एडवांटेज ये हो सकता है यदि हम प्लानिंग करेंगे, जो हम कर रहे हैं, कि लेट मूवर्स एडवांटेज, कभी कभी फास्ट मूवर एडवांटेज होता है। हमने यही, मैं रोज मेरा रिव्यू चलता है, आज भी मैं मेरे जो सब अधिकारियों के साथ रिव्यू यही करा रहा था कि आप ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का सेफ्टी फंड, 8.5 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर, डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसमें टेक्नोलॉजी लाइए। इसका फिर एक टेस्ट केस, जैसे मेट्रो हो गई बड़े शहरों में, कलकत्ता, दिल्ली, अब थोड़ा मुंबई की पूरी सबअर्बन ट्रेन व्यवस्था दिल्ली की मेट्रो जैसी कब दिखेगी? देखिए, एक तो आपको मैं बताता हूँ, हमने नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, उसमें आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ कि करीबन 80 लाख लोग रोज मुंबई में ट्रैवल करते हैं, और हमारी 70 साल में ट्रैफिक पूरे देश में रेल के ऊपर 65 टाइम्स बढ़ा, 65 टाइम्स, और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 टाइम्स बढ़ा। मेट्रो की ये स्थिति नहीं है, क्योंकि मेट्रो शुरू हुई, उसका ही प्लानिंग था कि इतने ट्रैफिक आएगा, उतने उसने प्लानिंग बना दिया। हम लोगों ने प्लानिंग किया था 1 के लिए, उसमें 65 टाइम्स लोड बढ़ गया, हमने 1 का सिर्फ 4 किया, यानी ट्रैफिक जो था 65 हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर 1 से 4 तक ही बढ़ा। तो क्या होगी स्थिति? तो उसको करने के लिए हमें, इसी में हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखिए भाई, किसी के साथ भी तुलना करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव देखिए। और इसके लिए मुंबई में भी हम 56,000 करोड़ रुपए का निवेश करें, 56,000 करोड़। 18 तारीख को मेरा रिव्यू मीटिंग भी है मुंबई में, तो मैं हमेशा जाके करता हूँ। तो हम भी ये करने की कोशिश करें, लेकिन उसके मेट्रो के साथ तुलना करना थोड़ा गैर, इसीलिए क्योंकि उसके दाम क्या है, इसमें लोग सफ़र करते हैं, उसके दाम क्या है। दूसरा क्या है, मुंबई में आप प्लेटफॉर्म पे कभी भी, आप मुंबई में रहते भी है, आप मुंबई में जाके देखिए, बारिश आती है तो पूरे के पूरे झुग्गी झोपड़िया लोग प्लेटफॉर्म पे आके सो जाते हैं। शेल्टर है। आज बहुत सारे लोग टॉयलेट का इस्तेमाल रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आके करते हैं। मेट्रो में ये नहीं होता है। अभी ये कोई कह सकता है कि आप उनको क्यों आने देते हैं, मार्केट बाहर निकालिए, एक तरीका हो सकता है, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट को ये एक इतने सालों से चला हुआ सोशल कॉज भी है, तो उसमें करना चाहे तो ह्यूमनली, एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सही है, बट एज अ ह्यूमन राइट के ऊपर भी उसको सोचेंगे तो भी उसके पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। इस पर मैं यही कह के एंड करना चाह रहा था कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो रेलवे है वहां पे वो एक सोशल रोल प्ले कर रहा है, सबअर्बन रेलवे मुंबई में। इसीलिए वहां की तो बड़ी बड़ी इमारतें बना करके इनको सबको पब्लिक सेंटर, इसको जहां कहिए कि लोक आवास, लोक निवास जो भी है अपना करें आराम से। इतना बड़ा हब बन सकता है ये सिटी सेंटर की तरह से। उससे तो स्टेशन रीडेवलपमेंट का यही तो कॉन्सेप्ट है, तो यही हम कर रहे हैं। और 36 जो स्टेशन है मुंबई के सबअर्बन रेलवे के, राज्य सरकार ने मान लिया वो करेंगे। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने स्पीड से करेंगे, लेकिन हम अलग अलग बिंदुओं को लेकर अलग अलग अप्रोच से इसको काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। सुरेश प्रभु जी, आपके इस वक्त के लिए बहुत धन्यवाद। और तीसरा साल पूरा हो रहा है, उस मौके पर फिर बातचीत करेंगे।